नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शिवांश जोशी एक बार फिर से आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे टिश्यू ऊतक। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पिछले वीडियोस का और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था टिश्यू का अर्थ था संरचना या बनावट, जो कि 18वीं शताब्दी में जेवियर बिशेट के द्वारा ये शब्द यूज़ किया गया था। हमने देखा टिश्यू जो है कोशिकाओं का समूह है, एक प्रकार की कोशिका जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान हो लेकिन कार्यात्मक रूप से वे समजात हों, उन्हीं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। औतिक या हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। तो ऊतक का अध्ययन करने वाली शाखा है हिस्टोलॉजी, जो कि हिस्टोस और लोगोस दो शब्दों से मिलकर के बनी है। हिस्टोस का अर्थ होता है संरचना या बनावट और लोगोस का अर्थ स्टडी या अध्ययन होता है। इसके बाद हमने देखा ऊतक जो है वो पादप ऊतक और जंतु ऊतक में विभाजित हैं। पादप ऊतक विभज्योतकी और स्थायी ऊतक प्रकार के होते हैं। विभज्योतकी हमने देखे तीन प्रकार से, तीन आधारों पर, उद्भव के आधार पर, कार्य के आधार पर और स्थिति के आधार पर। उद्भव के आधार पर हमने देखे प्राक विभज्योतक, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राथमिक विभज्योतक और द्वितीयक विभज्योतक। प्राक विभज्योतक की मैंने बात करी, प्रो मेरिस्टेम की, तो प्रो शब्द मतलब पहले का। ये जो है पादप की भ्रूण अवस्था में पाए जाते हैं। मूलांकुर और प्रांकुर से निर्माण करते हैं पादप का, तने का और जड़ का निर्माण करते हैं। ओके, और चूंकि ये प्राथमिक विभज्योतक का निर्माण करते हैं तो इन्हें प्राइमोडियल मेरिस्टेम भी कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा प्राथमिक विभज्योतक। प्राथमिक विभज्योतक जो है जब पादप बन जाता है तो जीवन काल तक जो विभाजन चलता रहता है, वही विभाजन किसके कारण होता है? प्राथमिक विभज्योतकों के कारण होता है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण होता है। ये किस में होते हैं? तो ये जड़, तना, शाखा इनमें पाए जाते हैं। ओके, इसके बाद हमने देखा और ये शीर्षस्थ और अंतर्वेशी प्रकार के होते हैं। इसके अलावा हमने द्वितीयक विभज्योतक देखा, जो कि पार्श्वी प्रकार के थे। पार्श्वी विभज्योतक थे, क्या थे ये द्वितीयक वृद्धि के टाइम पे उत्पन्न होते हैं। मतलब कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजन की क्षमता खत्म हो जाए और वो परमानेंट टिश्यू बन जाए और परमानेंट टिश्यू में फर्दर डिवाइडेशन की क्षमता आ जाए तो सेकेंडरी ग्रोथ उसे बोलते हैं, द्वितीयक वृद्धि उसे बोलते हैं। और उस वक्त जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं वो द्वितीयक मेरिस्टेम कहलाते हैं। ये किस किस चीज़ का निर्माण करते हैं? तो देखिए, ये मूलीय ऐधा, रूट कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, काग ऐधा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करते हैं। इसके बाद हमने देखा एक चीज़, हमने देखी विभज्योतकी जो है इनकी विशेषताएं हमने देखी। विभज्योतकी जो है इनमें केंद्रक बड़ा जीव द्रव्य सघन और रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इनमें काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं क्योंकि ऊर्जा निर्माण करना है। भोजन संचयन का इनमें गुण नहीं पाया जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा हमने आकार देखा, तो ये आयताकार भी होती हैं, बहुभुजी भी होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमने उद्भव के आधार के बाद देखा कार्य के आधार पर या स्थिति के आधार पर देख लेते हैं। हमने देखा स्थिति के आधार पर शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ मतलब शीर्ष को बढ़ाने वाले। ओके, तो ये जो है तने के शीर्ष और जड़ के शीर्ष को बढ़ाएंगे, शाखाओं के शीर्ष को बढ़ाएंगे, तने, शाखा और जड़ में पाए जाएंगे। इसके अलावा हमने देखे पार्श्वी विभज्योतक। पार्श्वी विभज्योतक कैसे थे? बेलनाकार थे, परिधि का निर्माण कर रहे थे, चपटे थे। ओके, और क्या बना रहे थे? तने की परिधि बना रहे थे या फिर जड़ की परिधि बना रहे थे। इनको कैम्बियम भी कहा जा रहा था। इसके अलावा हमने देखे इंटरकैलरी या अंतर्वेशी, जो कि पत्तियों का निर्माण कर रहे थे। पर्व संधि और पर्व पर, इंटरनोड और नोड पर ये पाए जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा क्या? कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर हमने देखे प्रोटोडर्म, इसके अलावा अधित्वक जिसे बोला गया। इसके अलावा हमने देखा प्रोटोडर्म जो है, सबसे पहले प्रोटोडर्म की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रोटो से मैंने आपको याद करवाया था प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? ये एक मोटा स्तर होता है दोस्तों, जो कि शीर्षस्थ या पार्श्वीय विभज्योतक जो है उनको गाइड करता है कि आपको कितनी मोटाई बढ़ानी है, कितनी लंबाई बढ़ानी है, संरचना निर्माण के लिए गाइड करता है। तो क्या बनाता है? प्रोटोटाइप बनाता है। ओके, ये प्रोटोडर्म कहलाते हैं। इसके बाद देखिए भरण विभज्योतक, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो क्या थे? भरण का मतलब भरने वाले टिश्यू। तो ये जो आपके जाइलम फ्लोएम जो है, केंद्रीय भाग जो है उससे बाहर के भाग एपिडर्मिस तक। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर जो अपन ने प्रोटोडर्म देखा वो एपिडर्मिस का निर्माण कर रहे थे, बाह्य त्वचा का। तो जो भरण विभज्योतक है वो केंद्रीय भाग से लेकर के और बाह्य त्वचा तक जितने भी ऊतक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वो सारे कौन से हैं? भरण विभज्योतक। क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखी थी हमने? मज्जा देखा था, वलकुट देखा था, परिरंभ देखा था, अंतस्त्वचा भी देखी थी। इसके अलावा बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस देखी थी। ये सारी चीज़ें कौन बना रहा था? भरण विभज्योतक बना रहे थे, है ना। तो हमने क्या क्या देखा? अधित्वक देखा, प्रोटोडर्म देखा और क्या देखा हमने? भरण विभज्योतक देखा। इसके अलावा हमने देखा प्राक ऐधा। ऐधा क्या? ये क्या है? प्रो कैम्बियम। कैम्बियम क्या था? पार्श्व विभज्योतक। तो ये पार्श्व विभज्योतक से पहले वाले विभज्योतक है जो कि क्या कर रहे हैं? डिवाइडेशन कर रहे हैं।
और ये कहाँ पाए जा रहे थे, तो ये अधितक और जो भरण विभजोतक हमने देखे उनके बीच में पाए जा रहे थे। ओके, ये चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा हमने क्या देखा, तो स्थायी ऊतक हम स्टार्ट कर चुके थे। स्थायी ऊतक में सबसे पहले संरक्षी ऊतक हमने देखे, जिनके उदाहरण थे एपिडर्मिस, कॉर्क और स्टोमेटा। ये तीनों हम पढ़ चुके थे। एपिडर्मिस का मतलब क्या था, एपिडर्मिस मतलब बाहर का आवरण जो कि सुरक्षा प्रदान करे। ये क्यूटिकल का आवरण था। क्यूटिकल मोम जैसा पदार्थ होता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। तने की बात करूं तो नवोद्भिद मतलब नए पौधे जो हैं उनका तना बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें क्यूटिकल सबसे ज़्यादा होती है। तो जो बड़े पेड़ पौधे या बड़े जो पेड़ हैं उनमें छाल बन जाती है। ये जो क्यूटिकल का आवरण है ये रफ हो जाता है, क्यूटिकल की मात्रा उसमें कम हो जाती है, तो क्या बन जाती है, बाहर क्या छाल बन जाती है। बाकी अंदर से तो ये भी मुलायम ही रहते हैं। इसके अलावा पत्तियों में हमने बात करी तो पत्तियां चिकनी क्यों होती हैं, एपिडर्मिस के कारण, एपिडर्मिस के क्यूटिकल के कारण। ओके, इसके अलावा हमने क्या देखा, तो हमने कॉर्क देखा, काग जिसे बोला। ये क्या था, ये देखिए सबसे पहली बात तो आप इतना सा याद रखिए कि ये शराब के ढक्कन बनाने का काम आ रहा है। इसी से आपको याद हो जाएगा कि ये जलरोधी भी है और साथ में अच्छा क्यूटिकल जो थी वो क्या थी, सिर्फ जलरोधी थी, है ना। अब जो अपने कार की बात करी तो ये जलरोधी भी है और गैस रोधी भी है, तो गैस और जल दोनों को रोकता है। ओके, आपने देखा होगा शराब के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है CO2, इसके अलावा जो तरल पदार्थ है वो भी होता है, लिक्विड भी होता है। तो दोनों को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, उसके ऊपर कॉर्क लगाते हैं, काग लगाते हैं, वही कॉर्क है ये, है ना। तो क्या क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, दृढ़ है, मृत ऊतकों का ये बना हुआ है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने देखी। कुचालक पदार्थ बनाने के काम आता है, जैसे कि सॉकेट के जो डिब्बे होते हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो डिब्बे होते हैं उनको बनाने के काम आता है। इसके अलावा देखिए हमने देखा स्टोमेटा। हमने कहा एपिडर्मिस क्या है, क्यूटिकल की परत है जो जलरोधी है। तो इसका मतलब पत्तियों जब वाष्पोत्सर्जन करेंगी, खाना बनाएंगी, या सॉरी वाष्पोत्सर्जन करेंगी, प्रकाश संश्लेषण करेंगी, खाने का निर्माण करेंगी, या जो एक्स्ट्रा जल है उसको वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकालेंगी, तो क्या चाहिए उनको, पत्तियों में छेद चाहिए। वही छेद या रंध्र क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। इनमें गार्ड सेल्स, गार्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओके, और इनमें पानी जो है H2O के पैकेट्स बने होते हैं। वो पैकेट्स अगर ज़्यादा हैं तो बाहर आके प्रकाश के उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उनका भाप बन के वो उड़ जाएंगे। यही थे। ओके, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो किस में पाए जा रहे थे रंध्र, ये आपकी क्यूटिकल जो थी ऊपर उसी में ये सारे रंध्र पाए जा रहे थे। ये तीन चीज़ें हमने देखी। आज हम बात करने वाले हैं स्थायी ऊतकों में सहायक ऊतकों के बारे में, हेल्पर टिश्यूज़ के बारे में। देखिए सहायक ऊतक कौन कौन से थे, एक बार वो चार्ट वापस याद कीजिए। तो सहायक टिश्यू तीन थे, कौन कौन से थे, मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा को हिंदी में बोला जाता है मृदुतक। ओके, पैरेनकाइमा। चलिए देखिए नाम से अर्थ निकालिए। मृदु मतलब सॉफ्ट या कोमल। तो ये जो टिश्यूज़ हैं वो कैसे हैं, ये जो ऊतक हैं वो कैसे हैं, सॉफ्ट है, कोमल है। ओके, और जो कोमल टिश्यूज़ होंगे वो कैसे होंगे, जीवित होंगे या मृत होंगे। अरे भाई मृत होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा दृढ़ हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। और ये कैसे हैं, सॉफ्ट हैं। इसका मतलब पहली बात तो क्या कि ये कोमल टिश्यूज़ हैं। कैसे टिश्यूज़ हैं, कोमल हैं, कोमल ऊतक हैं। इसके अलावा ये जीवित ऊतक हैं। ओके, जीवित ऊतक हैं। मैं थोड़ी इसमें इंक डाल लेता हूँ। देखिए कैसे ऊतक हैं ये, तो ये सॉफ्ट ऊतक हैं, कोमल ऊतक है और जीवित ऊतक है। इनकी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से ही बने हैं ऊतक, इनकी कोशिकाओं का आकार एकदम समान होता है, हर एक कोशिका एक दूसरे से समान होती है। तो इनमें समान व्यास की कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिकाओं का व्यास समान होता है। ओके, देखिए मृदुतक है, सॉफ्ट ऊतक है। सॉफ्ट क्यों होंगे ये, क्योंकि इनमें भोजन संचयन का गुण पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे एक बार देख लीजिए। ये जो है यहाँ लिख देता हूँ, ये फलों में, फलों के गूदे जो हैं उनमें पाए जाएंगे, फलों के गूदे में पाए जाएंगे, फूलों में पाए जाएंगे, पत्तियों में पाए जाएंगे, तने के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनमें भी ये पाए जाएंगे, तने के जो कोमल भाग हैं, तने के कोमल भाग उनमें भी ये पाए जाएंगे। ओके, काम क्या है इनका, तो काम है इनका भोजन निर्माण और भोजन संचयन में सहायता करना। हम क्या पढ़ रहे हैं, सहायक ऊतक पढ़ रहे हैं, स्थायी ऊतक में सहायक ऊतक पढ़ रहे हैं। तो इनका काम क्या है, भोजन निर्माण और भोजन संचयन में सहायता करना, भोजन निर्माण व भोजन संचयन में सहायता करना। संचयन लिख लीजिए या संग्रहण लिख लीजिए, क्या करना, सहायता करना।
ओके। क्योंकि ये कोमल ऊतक है तो इनकी कोशिका भित्ति बहुत ज़्यादा मोटी हो सकती है क्या? अगर कोशिका भित्ति बहुत ज़्यादा मोटी होगी, सेल वॉल की बात करो, अगर कोई दीवार बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो वो कैसी होगी? दृढ़ होगी, कठोर होगी। तो इनकी दीवार पतली होगी क्योंकि ये कैसे हैं? कोमल है। कोमल से ही याद रखिए सारी चीज़ें। देखिए कोमल है तो इनकी जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? पतली होगी। ओके, देखिए क्या क्या देखा हमने। ये कोमल ऊतक है, जीवित ऊतक है, समान व्यास की इसमें कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये? तो ये पौधे के फूलों में पाए जाएंगे, पत्तियों में, फलों में। सीधी सी बात है, जो कोमल पार्ट्स होंगे, जाइलम फ्लोएम जो है वो भी कोमल पार्ट है, वो भी किसके बने होंगे? मृदुतक कोशिकाओं के बने होंगे। हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो उसके अलावा भोजन निर्माण का कार्य करते हैं ये, और साथ में भोजन संग्रहण या भोजन संचयन का कार्य भी ये करते हैं। इसके अलावा देख लीजिए इनकी सेल वॉल जो है वो पतली होती है। इनमें जो कोशिका द्रव्य होता है, सेल वॉल की बात कर ली, कोशिका द्रव्य जो है इनमें सेल सेप जो है, मैं CS लिख देता हूँ, सेल सेप यानी कोशिका द्रव्य जो है, या प्रोटोप्लाज्म ही लिख देता हूँ मैं पूरा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कुछ भी बोल लीजिए। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य, और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है वो सघन होता है इनमें, है ना। सघन किसके कंपेयर में? विभजोतकियों का तो सबसे ज़्यादा सघन होता है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा सघन किसका है, जीव द्रव्य की बात करें तो किसका? विभजोतकियों का। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाकर के जीव द्रव्य बनता है। ये मैं कोशिका चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। इनके कोशिका द्रव्य का कैसा होता है? इस कोशिका द्रव्य सघन होता है। ओके, इसके अलावा देख लीजिए, जब हम बात कर रहे हैं इनकी कोशिकाओं की ही, तो हमने देखा इनकी सेल वॉल पतली होती है, साइटोप्लाज्म जो है इनमें कोशिका द्रव्य वो सघन होता है, और इनकी रिक्तिकाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। विभजोतकियों में रिक्तिकाएं पाई जा रही थी? नहीं पाई जा रही थी। ये कौन से हैं? स्थायी ऊतक। तो इनकी जो रिक्तिकाएं हैं, वैसे तो स्थायी ऊतक में मैं अच्छी तरह बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, तो इनकी रिक्तिकाएं कैसी होंगी? इनकी रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होंगी। ओके, ये है आपके मृदुतक में विशेषताएं। कोमल होंगे ये, जीवित ऊतक होंगे, एक जैसे आकार की होंगी सारी कोशिकाएं इनकी, फल और फूलों, पत्तियों और तनों के कोमल भागों में पाए जाएंगे, जड़ के कोमल भागों में पाए जाएंगे, ये भी लिख सकते हैं। भोजन निर्माण, भोजन संग्रहण का कार्य में सहायता प्रदान करेंगे। सेल वॉल पतली होगी, साइटोप्लाज्म सघन होगा, और रिक्तिकाएं इनकी बड़ी बड़ी होंगी। ओके, इतना सा आप इनको याद रखिए। देखिए समान व्यास की कोशिकाएं, मतलब इस तरह की कोशिकाएं इनकी आप मान लीजिए, एक बार समझने के लिए इस तरह की कोशिकाएं इनकी मान लीजिए। तो इनके बीच में क्या है? ये इनके बीच में क्या है? अंतराकोशिकीय स्थान। तो क्या अंतराकोशिकीय स्थान मृदुतक में होगा? तो अंतराकोशिकीय स्थान मृदुतक में पाया जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि इनमें अंतराकोशिकीय स्थान भी पाया जाता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस भी इनमें पाया जाता है या प्रेजेंट है। ओके, चलिए इतना हो गया। अब देखिए ये तो क्या हो गया आपके मृदुतक की विशेषताएं या मृदुतक कैसे होते हैं। अब मृदुतक के टाइप्स हम देख लेते हैं एक बार। मृदुतक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए अगर हम जल की बात करें तो जल में भी तो पादप होते हैं, तो उनमें मृदुतक एरेनकाइमा कहलाते हैं, है ना, जिन्हें वायु उत्तक भी आप बोल सकते हैं। दूसरे आपके होते हैं जो कि भोजन संग्रहण में काम करते हैं या भोजन निर्माण में काम करते हैं, सॉरी। तो भोजन निर्माण में काम करेंगे तो क्या आएगा काम? याद कीजिए, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, याद है क्या करता था पादपों में? भोजन के टाइम पे काम आ रहा था क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो देखिए दो प्रकार के हैं मृदुतक, कौन कौन से हैं? एक तो है एरेनकाइमा। कौन सा है? एरेनकाइमा। और दूसरा है क्लोरेनकाइमा। ओके, एरेनकाइमा से याद रखें एयर। क्या याद रखेंगे? एयर। इनमें बहुत बड़े बड़े वायु कोश पाए जाते हैं। एरेनकाइमा में बहुत बड़े बड़े वायु कोश पाए जाते हैं। ओके, किस में होते हैं? एरेनकाइमा मृदुतक जो है वो आपके जलीय पादपों में पाए जाते हैं। जलीय पादप जो हैं उनमें एरेनकाइमा मृदुतक पाए जाते हैं। ये दो बात याद रखना। क्लोरेनकाइमा की मैं बात करूं तो क्लोरेनकाइमा इनमें हरित लवक पाया जाता है। जिन मृदुतक में हरित लवक पाया जाए वे क्लोरेनकाइमा, जिनमें बड़े बड़े वायु कोश पाए जाए वो एरेनकाइमा। तो इनमें क्या पाया जाएगा? हरित लवक।
क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ओके, हरित लवक पाया जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे, क्लोरेनकाइमा। तो देख लीजिए, अगर मैं हिंदी में बात कर लूँ तो एरेनकाइमा को वायु उत्तक बोला जाता है। वैसे लिखा आएगा ही नहीं आपके पास, डायरेक्ट एरेनकाइमा ही लिखा आएगा। तो वायु उत्तक तो इनको बोला जाता है, और इनको बोला जाता है हरित उत्तक, हरित उत्तक। वैसे याद करने की जरूरत नहीं, आप क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा याद रखें। ये दो टाइप के होते हैं, पूछ लिया जाएगा जिनमें वायु कोश पाए जाते हैं वे मृदु उत्तक कौन से, तो एरेनकाइमा। इतना सा आप याद रखना। चलिए, ये तो बात हो गई एरेनकाइमा के बारे में, एरेनकाइमा की विशेषताओं के बारे में और एरेनकाइमा के प्रकार के बारे में। अब एरेनकाइमा के कुछ हम और चीज़ें देख लेते हैं। एरेनकाइमा के गुण क्या हैं, है ना, एरेनकाइमा के उपयोग, सॉरी एरेनकाइमा क्या, पेरेनकाइमा या मृदु तक जो है इसके उपयोग क्या हैं, गुण क्या हैं, तो हम इनके उपयोग देख लेते हैं। देखिए, पहला भोजन निर्माण, भोजन संचय, छोड़िए उसको मैंने लिखवा दिया। एक ही यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करते हैं, यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करते हैं, दृढ़ता में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए ये पॉइंट जो है ना वो सारे ऊतकों में आप लिख सकते हैं। ओके, कोई भी ऊतक हो, हर एक ऊतक में लिख सकते हैं यांत्रिक दृढ़ता में सहायता प्रदान करते हैं, हर एक ऊतक करता है। ओके, इसके अलावा अभी हमने देखा भोजन निर्माण व भोजन संचय, भोजन निर्माण व संचयन में सहायता, संचयन में सहायता। अच्छा, क्लोरेनकाइमा की हमने बात करी, क्या पाए जाते हैं, हरित लवक। तो हम तीसरा पॉइंट बना सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ये सहायता करते हैं। ओके, प्रकाश संश्लेषण में सहायता। इसके अलावा आप बताइए और क्या हो सकता है इसके अंदर। देखिए, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, भोजन निर्माण संचयन का कार्य कर रहे हैं और सॉफ्ट कोमल ऊतक है, तो ये घाव भरने के काम भी आते हैं, घाव भरने वाले ऊतक। किसके घाव भरने वाले, देखिए क्या होता है कि अब मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ के ऊपर ऐसी प्रोटेक्शन तो नहीं होती जैसे अपन क्या हेलमेट लगा के जाते हैं, है ना, अपनी प्रोटेक्शन रखते हैं। अगर अपन क्रिकेट खेलते हैं तो पैड वैड लगा करके खेलते हैं। क्या अगर एक पादप जो है वो बीच सड़क पे खड़ा है, उसे कोई गाड़ी आकर भिड़ जाए तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन है, नहीं है, उस पर तो स्क्रैचेस आ जाएंगे, घाव आ जाएंगे। तो उन घावों को भरने के लिए कौन से ऊतक सामने आएंगे, मृदुतक सामने आएंगे, पेरेनकाइमा। ये क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उस घाव को भरने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, कुछ एक पदार्थ रिलीज करते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ रिलीज करते हैं। तो पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं ये। ओके, अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। देखिए थोड़ा सा याद रखना, अपशिष्ट और अवशिष्ट दो शब्द होते हैं। एक तो होता है अवशिष्ट, अवशिष्ट है ना, और एक होता है नीचे जो मैंने लिखा अपशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ। ओके, क्या होता है, बचा हुआ। जैसे मान लीजिए कि कोई रोटी थी, उसमें से आधी रोटी खाई और आधी क्या है, अवशिष्ट है, बच गई। एक होता है अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब कचरा, मतलब जो काम नहीं आ रहा आपने, जहाँ अपन बाहर जो कचरा निकाल के फेंकते हैं ना सफाई वफाई में, वो वाला कचरा, वो क्या कहलाएगा, अपशिष्ट। तो ऐसा ही पौधों में भी होता है, पौधों में भी क्या है, कचरा होता है, तो वो कचरे को ही अपशिष्ट बोला जाता है। वो पौधों के काम नहीं आता, हमारे काम आता है। देखो क्या क्या होता है अपशिष्ट, गोंद हमारे काम आती है ना, गोंद, पादपों में इसका कोई काम नहीं है। कौन निकालेगा इसको, मृदुतक निकालेगा, क्यों, घाव भरने के लिए। इसके अलावा रेजिन, इसके अलावा टैनिन। ओके, तो गोंद, रेजिन, टैनिन। गोंद तो बताने की मुझे जरूरत है नहीं, गोंद क्या होता है, इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गोंद के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं तो दो तरह की गोंद होती है। एक तो होती है खाने वाली और एक होती है जो आप चिपकाते हैं पोस्टर वोस्टर या जो भी चिपकाने वाली, तो वो गोंद होती है। तो जो खाने वाली गोंद है ना, इसको सामान्य भाषा में बोल दिया जाता है कथीरा। क्या बोल दिया जाता है, कथीरा। जैसे गर्मियों में लू से बचने के लिए खाया जाता है, पानी में घोल करके मिश्री विश्री डाल करके आप खाते हैं, वो होता है ये। ओके, दूसरा होता है जो खाने वाला नहीं होता, वो गोंद क्या होती है, चिपकाने वाली। वो तो सब जानते हैं आप, जो बड़े बड़े आपके ऑफिसों में रखे रहते हैं ग्रीन ग्रीन से डिब्बे, वो क्या होते हैं, गोंद होते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं टैनिन। यह शब्द आया, क्या है, टैनिन।
देखो ये टैनिन क्या है, इससे याद रखें, आप बोलते हैं ना स्किन टैन हो गई, धूप में गया स्किन टैन हो गई, ये भी ऐसा ही पदार्थ होता है। ये क्या है, चाय में और शराब में डाला जाता है। ओके, चाय और शराब में डाला जाता है, तुरंत स्फूर्ति देता है, शरीर को तुरंत क्या देता है, स्फूर्ति देता है, ऐसा बोला जाता है। पर इसका ज़्यादा सेवन करने से क्या होता है, त्वचा आपकी झुलसने या खराब होने लग जाती है। ओके, तभी तो कहते हैं ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, लिवर खराब हो जाता है। टैनिन क्या है, टैनिन एक प्रकार का पाउडर होता है जो किससे प्राप्त होता है, इन पादपों के अपशिष्ट पदार्थ से प्राप्त होता है। जब ये सूख जाता है तो इसे कूट करके पाउडर बनाया जाता है और किस में डाला जाता है, चाय में डाला जाता है और शराब में डाला जाता है। स्वाद में थोड़ा कसैला होता है, परंतु क्या देता है, तुरंत स्फूर्ति चुस्ती देता है, इस वजह से इसमें डाला जाता है। तभी तो कहते हैं लोग बाग चाय पीने से कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। भाई कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता, उसमें टैनिन होता है जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनको काम करने के लिए और ज़्यादा प्रेशराइज कर देता है। बस इतना सा काम होता है आपका टैनिन का। ओके, देखिए अब बचा आपका रेजिन, तो रेजिन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए अभी मैंने कहा एक तो होती है आपकी खाने वाली गोंद और एक होती है चिपकाने वाली गोंद, ये वही है चिपकाने वाली गोंद। ओके, तो इसका काम क्या है, जो आपके लिफाफे और ये होते हैं उसके चिपकाने के लिए जो गोंद बनती है वो क्या कहलाती है, रेजिन कहलाती है। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत चिपचिपा पदार्थ होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसके पॉलीमर्स बना करके और वार्निश में भी काम लिया जाता है। लकड़ी पे जो वार्निश करी जाती है ना, वो रेजिन की वार्निश होती है। इसके अलावा जो सुगंधित अगरबत्तियां होती हैं, वो सुगंधित अगरबत्तियां भी किससे बनती हैं, रेजिन से बनती हैं। ओके, कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। और दूसरा इसका उपयोग क्या है, ये रेजिन क्या है कि मान लीजिए किसी पादप में ये रेजिन निकल रहा है और ये पादप जो है वो नष्ट हो चुका है पूरी तरह से और धरती में समा गया, लाखों लाखों साल बाद वापस से उस पादप को निकाला जाता है खोद करके, तो ये क्या बन जाता है, रेजिन उस वक्त पत्थर बन जाता है, बहुत ज़्यादा कास्टी है या मैं बोल दूँ बहुत ज़्यादा पथरीला मटेरियल बन जाता है, एक पत्थर बन जाता है। उस पत्थर को हम बोलते हैं एम्बर। क्या बोलते हैं, एम्बर। और ये एम्बर जो है आपके आभूषणों में काम आता है। तो एम्बर किससे बनता है, रेजिन से। रेजिन कैसा है, चिपचिपा पदार्थ है, गोंद के रूप में काम लिया जाता है, लकड़ी पे वार्निश के काम लिया जाता है, सुगंधित अगरबत्तियां बनाने के भी काम लिया जाता है। लेकिन अगर लाखों करोड़ों साल तक ये धरती में भूगर्भ में दबा रहे तो एक पत्थर बन जाता है जिसे एम्बर कहा जाता है, जिससे आपके आभूषण बनते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, ये तीनों चीज़ें। ये तीनों चीज़ें कौन निकालते हैं, तो आपके मृदु तक निकालते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें तो हमने देखी, इनकी गुण विशेषताएं या उपयोग बोल लीजिए। यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, भोजन निर्माण में, भोजन संचयन में सहायता करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, घाव भरने वाले अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या निकालते हैं, गोंद, रेजिन और टैनिन ये निकालते हैं। ओके, चलिए ये हो गया आपका मृदुतक कंप्लीट। इसके बाद कौन आते हैं, स्थूल कोणोत्तक। कौन आते हैं, स्थूल कोणोत्तक। तो चलिए दूसरा है आपका स्थूल कोणोत्तक कोलेनकाइमा, इस पे थोड़ा नज़र डालते हैं। देखिए स्थूल कोणोत्तक की उत्पत्ति मृदुतक कोश या मृदुतक जो उत्तक है उनसे ही हुई है, मृदुतक उत्तक की कोशिकाओं से ही हुई है। पहला पॉइंट आप ये याद रखिए कि इनकी उत्पत्ति जो है वो मृदुतकों से ही हुई है। अगर इनकी मृदुतकों से उत्पत्ति हुई है तो इनको नाम अलग क्यों दे दिया गया। देखिए मृदुतक जिनकी सेल वॉल पतली हो और सेल्यूलोज का उस पर जमाव हो। सेल वॉल पे किसका जमाव होता है, सेल्यूलोज का। ये आप जानते हैं, कोशिका चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन स्थूल कोणोत्तक के अंदर जो सेल्यूलोज है उसका जमाव तो होता ही है सेल वॉल के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर सेल्यूलोज का जमाव तो होता ही है। इसके अलावा एक और पदार्थ का जमाव होता है जिसका नाम है पैक्टिन। क्या नाम है, पैक्टिन। तो सेल्यूलोज और पैक्टिन का जमाव होता है। देखिए नाम से अर्थ निकालें, स्थूल कोण उत्तक मतलब कि जिसके कोणों में स्थूलन पाए जाए, थुलथुले पाए जाए, क्या पाया जाए, जमाव पाया जाए, स्थूलता पाई जाए। किसका जमाव पाया जाए, पैक्टिन का जमाव। किस पर, कोनों पर। तो इनके कोन जो इनकी जो कोशिका है उनके कोनों पर क्या पाया जाएगा, पैक्टिन का जमाव पाया जाएगा सेल वॉल के ऊपर। ओके, तो सेल्यूलोज और पैक्टिन का जमाव पाया जा रहा है। ये पैक्टिन क्या है, पैक्टिन एक जल विरागी प्रकृति का सॉल्यूशन है, पदार्थ है, मटेरियल है। जल विरागी प्रकृति का होता है ये, मतलब जल को ना तो अंदर ना बाहर जाने देता है। ओके, तो ये क्या है, जल विरागी प्रकृति का। इसी वजह से जो कोलेनकाइमा है ये थोड़े मृदुतक से थोड़े से कठोर हो जाते हैं। ओके, इतनी सी चीज़ याद रखिए। दो चीज़ क्या देखिए, मृदुतक से उत्पत्ति हुई, ये पूछ लिया जाता है। स्थूल कोणोत्तक जो है इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो मृदुतक से ही हुई है। और सेल वॉल में सेल्यूलोज और पैक्टिन का जमाव पाया जाता है।
क्योंकि इस पे पैक्टिन का जमाव है, इस वजह से मैंने आपको अभी बताया कि ये कैसी हो जाती हैं, कठोर और मोटी हो जाती हैं। इनकी कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, स्थूल कोणोत्तक की कठोर और मोटी हो जाती हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, ये जो स्थूल कोणोत्तक नाम है ना, ये दिया था आपके स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने। ये वही स्लाइडेन है जो कोशिका सिद्धांत के अंदर हमने पढ़ा, मैथियास जेकब स्लाइडेन, ये वही है। तो इन्होंने किसका नाम दिया, स्थूल कोणोत्तक का नाम दिया था। ओके, हमने कहा इनकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बन जाती है, जिसकी वजह से ये जल विरागी और कठोर होती है। आखिर ये स्थूल कोणोत्तक होते कहाँ हैं, ये देखिए। ये स्थूल कोणोत्तक जो है ये आपके पत्तियों के पर्णव्रंथ, जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो रंध्र होते हैं, जो व्रंथ होते हैं, वो उन पर पाए जाते हैं स्थूल कोणोत्तक। उन पर स्थूल कोणोत्तक का जमाव होता है। अभी हमने स्टोमेटास पढ़े थे, उनमें गार्ड सेल्स जो थी वो किससे बन रही थी, आपकी स्थूल कोणोत्तक या कोलेनकाइमा से बन रही थी। तो पहली बात तो ये कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों के पर्णव्रंथ पर पाए जाते हैं। पत्तियों के पर्णव्रंथों पर ये पाए जाते हैं स्थूल कोणोत्तक या कोलेनकाइमा। इसके अलावा कहाँ पाए जाएंगे, अभी हमने एपिडर्मिस पढ़ी, तो एपिडर्मिस के नीचे भी स्थूल कोणोत्तक जो ऊतक है उनका जमाव होता है। एपिडर्मिस के नीचे, या मैं बोल दूं त्वचा के नीचे, पादप की त्वचा के नीचे, एपिडर्मिस ना बोल करके आप त्वचा बोल लीजिए, त्वचा के नीचे किसका जमाव होता है, स्थूल कोणोत्तक का जमा होता है। फिर मृदुतक का कहाँ होता है, जाइलम फ्लोएम याद कीजिए, उनकी कोशिकाएं कैसी पतली हैं, अंदर की साइड में जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं सारे मृदुतक, जितने कठोर जल विरागी हैं स्थूल कोणोत्तक, और मृत जो है वो दृढ़ोत्तक। आगे पढ़ेंगे अपन। ओके, तीन चीज हमने देखी, मृदुतक की उत्पत्ति से, मृदुतक से इनकी उत्पत्ति होती है। दूसरा, सेल वॉल सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। पैक्टिन एक जल विरागी जिसकी वजह से ये कठोर और मोटे हो जाते हैं। इसके अलावा पत्तियों के पर्णव्रंथ और त्वचा के नीचे ये पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं की मैं बात कर लूँ तो कैसी होगी इनकी कोशिका, इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, संकरी होती हैं। इनकी कोशिकाएं लिख लेते हैं। इनकी जो सेल्स हैं किसकी, स्थूल कोणोत्तक की, ये ज़्यादातर अधिकतर लंबी होती हैं और कैसी होती हैं, संकरी होती हैं। और अभी हम जब टाइप पढ़ेंगे इनके, स्थूल कोणोत्तक के तीन टाइप हैं, तो उनमें हम पढ़ेंगे कि इनमें इंट्रासेल्युलर स्पेस किसी किसी स्थूल कोणोत्तक में ज़्यादा पाया जाता है और किसी में पाया ही नहीं जाता। ये सारी चीज़ भी आप स्थूल कोणोत्तक में अभी पढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, अंतराकोशिकीय स्थान क्या है, अनुपस्थित होता है। ICS इंट्रासेल्युलर स्पेस इनमें एब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है। देख लीजिए, ये क्या है, आपका स्थूल कोणोत्तक है। एक चीज़ और याद कीजिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मृदुतक क्या करते हैं, भोजन निर्माण और भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। स्थूल कोणोत्तक क्या करते हैं, भोजन निर्माण और संग्रहण में सहायता तो करते ही हैं, साथ में यांत्रिक दृढ़ता या यांत्रिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तो 6 पॉइंट यहाँ लिख दूँ मैं, यांत्रिक मजबूती भी है प्रदान करते हैं, सब में ही लिखना है आपको, ये तो यांत्रिक मजबूती प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे भोजन निर्माण में भी सहायता करते हैं या भोजन संग्रहण में भी सहायता करते हैं। भोजन संग्रहण में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। ये सारे पॉइंट किसके हैं, स्थूल कोणोत्तक के। अब हम देखते हैं स्थूल कोणोत्तक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं कोलेनकाइमा के प्रकार क्या हैं। देखिए, हमने देखा स्थूल कोणोत्तक मतलब कोनों पर क्या पाई जाएगी, स्थूलता पाई जाएगी, जमाव पाया जाएगा। किसका जमाव, पैक्टिन का जमाव। तो पैक्टिन के जमाव के आधार पर इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कोणीय, एंगुलर, स्तरित या पट्टिल, लैमेलर या प्लेट, और लेकनर या रिक्तिका में। देखिए, कोणीय की बात करूं तो कोणीय से अंदाजा लगाइए, इनके जो कोशिकाएं होंगी उनकी कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज का जमाव तो पूरा होगा। बाकी पैक्टिन की बात करूं तो पैक्टिन का जमाव कोनों पर होगा। तो इस तरह की, वैसे तो आपको इमेज दिख जाएगी, पर जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोशिकाएं हैं इनकी, कुछ इस तरह से पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी कोशिकाएं, कोशिका भित्ति है ये। ओके, इन कोशिका भित्ति के यहाँ पर ये जो कोने हैं इन पर क्या पाया जाएगा, पैक्टिन का जमाव पाया जाएगा। ओके, इन पर पैक्टिन का जमाव पाया जाएगा, इस वजह से इसको क्या बोल दिया गया, कोणीय या एंगुलर। ये सबसे सामान्य प्रकार के स्थूल कोणोत्तक है, ज़्यादातर ये ही पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए सबसे सामान्य प्रकार के स्थूल कोणोत्तक कौन से हैं, तो कोणीय या एंगुलर, सामान्य प्रकार के, ज़्यादातर ये ही पाए जाते हैं। ओके, दूसरा, कोनों पर पैक्टिन का जमाव होता है, किस पर,
कोनों पर, कोशिकाओं के कोनों पर पैक्टिन का जमाव होता है। इनके आपसे उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, तो उदाहरण इनके थोड़े से याद रख लेना। देखिए टमाटर जो है उसमें जो टमाटर का पौधा है उसकी जो त्वचा है उसमें पाए जाते हैं, टमाटर के पौधे की त्वचा में क्या पाए जाएंगे आपके, एंगुलर या कोणीय कोलेनकाइमा या स्थूल कोणों तक पाए जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और पूछ ली जाती है इसमें, धतूरे का तना, धतूरे का जो तना है उसमें, धतूरे के तने में भी कोणीय या एंगुलर कोलेनकाइमा पाए जाते हैं। तो टमाटर और धतूरे के तने में ये पाए जाते हैं, सामान्य प्रकार के होते हैं और कोनों पर पैक्टिन का जमाव पाया जाता है। किसका, पैक्टिन का, इतना सा याद रखना। पैक्टिन के जमाव के आधार पर ही इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दूसरा है स्तरित या प्लेट या पट्टिल। सीधी सी बात है, प्लेट्स बनी हुई होंगी। किसकी प्लेट्स बनेंगी, कोशिकाओं की। किस तरह से बनेंगी ये चीज़ आप देख लें। देखिए कोशिका कुछ इस तरह से होंगी, इसमें काफ़ी सारी कोशिकाएं कुछ इस तरह से बनी होंगी, कुछ इस तरह से पड़ी होंगी, है ना, कुछ ऐसे चैम्बर्स होंगे, है ना, नीचे भी कुछ इस तरह से होंगी, ये ओके, कुछ इस तरह से पड़ी होंगी। इनके बीच में जो ये पट्टी बन रही है इस तरह से और नीचे होंगी, फिर और नीचे होंगी, इस तरह से पट्टियां बनी हुई क्या पड़ी हुई हैं, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह पड़े होंगे। ऊतक कोशिकाओं के समूह से बनेंगे। इनके बीच में इस जगह पर यहाँ पर पैक्टिन का जमाव होगा, फिर जो नीचे वाली होंगी तो यहाँ पर पैक्टिन का जमाव होगा, ओके। इससे जो ऊपर वाली होंगी तो यहाँ पर पैक्टिन का जमाव होगा। इसका मतलब पट्टिका के रूप में पैक्टिन का जमाव होगा, स्तर के रूप में पैक्टिन का जमाव होगा। तो स्तर बन रहे हैं ना, देखो ये एक कोशिकाओं का स्तर बन गया, इससे ऊपर एक और कोशिकाओं का, तो इस तरह से पैक्टिन का जमाव हो रहा है, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया, स्तरित या पट्टिल, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ पट्टियों के रूप में या प्लेट्स के रूप में, प्लेट्स के रूप में पैक्टिन का जमाव, प्लेट्स के रूप में पैक्टिन का जमाव होता है, ओके। इससे क्या होगा, कोशिकाओं में स्तर बनेंगे, कोशिकाओं में क्या बन जाएंगे, स्तर बन जाएंगे। तो कोशिकाओं में इससे स्तर बनेंगे, ऐसा लगेगा कि भाई एक के ऊपर एक कोशिकाएं बिछी हुई हैं लाइन बाय लाइन। कैसा, किस में होता है, तो मूली में होता है। अच्छा, मूली को जब अपन छीलते हैं तो क्या छिलती है ना वो, इस तरह से इस तरह के स्तर फैलते जाते हैं उसमें, देखा है आपने, मूली को छील करके देखा ही होगा। तो उसमें क्या होते हैं, स्तर बनते हैं। किसके कारण बनते हैं, इसी के कारण तो बनते हैं। तो क्या है वो, तो एग्जाम्पल की मैं बात कर लूँ तो मूली है। मूली के अलावा एक आपसे पूछा गया था सूर्यमुखी या सूरजमुखी का जो तना है, सूरजमुखी के तने में भी आपके ये वाले स्थूल कोणों तक स्तरित या पट्टिल पाए जाते हैं। देखें प्लेट के रूप में है और कोशिका में क्या है, कोशिकाओं के स्तर बना रहे हैं ये, ओके। इतना सा आप याद रखें। तीसरा आता है हमारा रिक्तिकाम है या लेकनर। देखो नाम के जस्ट विपरीत है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, रिक्त स्थान ही नहीं पाए जाते। इसका मतलब पहली चीज़ तो क्या, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट। किस में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, जिसमें कोशिकाएं बहुत पास पास चिपकी हुई होंगी, इस तरह से चिपकी हुई होंगी, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। तो इनमें क्या है, जो स्थूलन है या इनमें जो जमाव है पैक्टिन का, वो बहुत ज़्यादा पूरी तरह से पूरी कोशिका को घेरे हुए रहता है। ये पूरी कोशिका है तो इसके पूरे के ऊपर जो है पैक्टिन का जमाव होगा। सेल्यूलोज का जैसे होगा वैसे ही पैक्टिन का, दूसरी होगी तो उस पर भी पूरा जमाव होगा इस तरह से। तो पूरी कोशिका पर अगर जमाव होगा तो कौन सी होगी, रिक्तिका में कोशिका होगी। तो मैं बोल दूं संपूर्ण कोशिका भित्ति पर पैक्टिन का जमाव होगा। तो संपूर्ण कोशिका भित्ति पर, सेल वॉल पर पैक्टिन का जमाव होगा, ओके। तो वो क्या कहलाएंगे आपके, रिक्तिका में या लेकनर। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस या अंतराकोशिकीय अवकाश एब्सेंट होगा ही नहीं। इनमें तो थोड़ा बहुत होगा लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ओके। किस में होता है ऐसा, साल्विया या कुकुरबिटा के जो तने हैं, एक तो आप याद रखना साल्विया में होगा और दूसरा एक कुकुरबिटा का जो तना है, कुकुरबिटा का तना, कद्दू वाली फैमिली। कुकुरबिटा कौन सी है, कद्दू वाली फैमिली, जिसमें कद्दू लौकी और ये उगते हैं ना, वो है कुकुरबिटा। तो कुकुरबिटे के तने जो है उसमें भी रिक्तिका में लेकनर कोलेनकाइमा पाए जाएंगे। ये है आपके कोलेनकाइमा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दृढ़ोत्तक देखे थे, स्क्लेरेनकाइमा, तो वो पढ़ने वाले हैं अब। देखिए तो थर्ड है आपका दृढ़ोत्तक या स्क्लेरेनकाइमा।
देखिए ये जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। सबसे पहले तो ये देखते हैं सैक्रोस और एनकाइमा। ओके, सैक्रोस का मतलब होता है कठोर या दृढ़, कठोर या दृढ़, तभी तो इनका नाम दृढ़ोत्तक है। और एनकाइमा का मतलब होता है बाहरी आवरण। ओके, एनकाइमा का मतलब आवरण होता है। ओके, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, कठोर या दृढ़ और एनकाइमा मतलब आवरण। देखिए आवरण बोल लीजिए या सीधी सी बात है, इसको आप टिश्यू भी बोल सकते हैं, ऊतक भी बोल सकते हैं। ओके, तो कठोर ऊतक जो है वही दृढ़ोत्तक है। किसने ये शब्द दिया था? तो ये शब्द जो है मेटनियस ने दिया था। अच्छा, इससे पहले वाला शब्द किसने दिया था? तो ये मैथियास जेकब स्लाइडे ने दिया था। और ये वाला किसने दिया? मेटनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया, मेटनियस। ओके, इन्होंने ये शब्द दिया था। दृढ़ोत्तक नाम से स्पष्ट है, दृढ़ है। क्यों दृढ़ है इसका रीजन जानते हैं। इन पर इनकी जो कोशिका भित्ति जो है, इनकी जो सेल वॉल है, उस पर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। अब ये लिग्निन क्या है? देखिए, लिग्निन एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा पदार्थ है जो कि बहुत ज़्यादा थिक, मोटा होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। ये ना तो जल के प्रवाह को होने देता है, ना ही गैसों के प्रवाह को होने देता है। एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, पैक होता है। अगर किसी चीज़ पर लिग्निन का जमाव हो गया तो अंदर की चीज़ बाहर नहीं जा सकती और बाहर की चीज़ अंदर नहीं आ सकती। तो ये कैसा होता है? थिक होता है ना, या मैं बोल दूँ मोटा होता है। इस वजह से आपकी जो सेल वॉल है वो कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। दूसरा, ये कोई भी पदार्थ को आने नहीं देता, तो कैसी हो जाती है? ये कठोर हो जाती है सेल वॉल। और इसी की वजह से जो इसकी कोशिकाएं हैं, दृढ़ोत्तक की कोशिकाएं, वह कैसी होती हैं? मृत होती हैं। इसी वजह से दृढ़ोत्तक को आप मृत ऊतक भी बोल सकते हैं। याद कीजिए, दृढ़ोत्तक क्या काम कर रहे थे? दृढ़ोत्तक आपके दृढ़ता प्रदान कर रहे थे, यही मैंने बोला था। अगर मैं मृदुतक की बात करूँ तो भोजन निर्माण और भोजन संग्रहण में सहायता। स्थूल कोणोत्तक की बात करूँ तो भोजन निर्माण, भोजन संग्रहण के साथ साथ दृढ़ता प्रदान कर रहे थे पैक्टिन के जमाव के कारण। और ये सिर्फ क्या करेंगे? दृढ़ता, क्योंकि इसमें लिग्निन का जमाव है। यहाँ ना तो भोजन संचयन होगा, ना ही भोजन का निर्माण होगा। तो ये क्या करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ दृढ़ता प्रदान करेंगे या मजबूती प्रदान करेंगे। इनका काम सिर्फ इतना सा ही है। ओके, तो ये क्या है? आपके दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक की मैं बात करूं तो इनकी जो कोशिकाएं हैं, इनकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, संकरी होती हैं, और कुछ कोशिकाएं इनकी गोल होती हैं। जो लंबी कोशिकाएं होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे, उनको फाइबर बोला जाता है, तंतु। और जो गोल होती हैं उनको कंटक कोशिकाएं, स्क्लेरेट बोला जाता है, आगे पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए लंबी होती हैं, संकरी होती हैं, गोल होती हैं, और इनकी जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अंदर गर्त पाए जाते हैं। देखिए इनकी कोशिका भित्ति पर क्या है? लिग्निन का जमाव है। तो क्या लिग्निन को अंदर आने देगा, सामान बाहर जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो बहुत सारे गड्ढे होते हैं, गर्त होते हैं। तो इनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या होते हैं? गर्त होते हैं बहुत सारे। ओके, ये सारी चीज़ें मेटनियस नामक वैज्ञानिक ने शब्द दिया था, दृढ़ोत्तक। दूसरा, इनकी जो सेल वॉल है वो लिग्निन की होती है, थिक मटेरियल होता है, इस वजह से ये मोटी होती है और कैसी होती है? कठोर होती है। ओके, दूसरा, मृत ऊतक है। ये क्यों है? लिग्निन के जमाव के कारण। मजबूती प्रदान करते हैं, लंबी, संकरी, गोल इनकी कोशिकाएं, और उनमें क्या पाए जाते हैं? गर्त पाए जाते हैं। अच्छा, जब मुझे बताइए इसमें लिग्निन का जमाव है और लिग्निन कैसा है? मोटा है, थिक है, तो ये क्या जगह छोड़ेगा? अंतराकोशिकीय स्थान छोड़ेगा? तो सीधी सी बात है, इनकी जो कोशिकाएं, इनकी जो सेल हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। इनकी सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा। याद करके बताइए, दृढ़ कोशिकाओं से बने हुए ऐसे कौन कौन से आपके पादप हैं या कौन कौन सी थिंग्स हैं? देखिए, नारियल की मैं बात करूं तो जो नारियल का खोल है वो कैसा होता है? वो दृढ़ोत्तक का बना होता है। ओके, इसके अलावा जूट या पटसन जिसे बोलते हैं, वो भी किसका बना होता है? दृढ़ोत्तक का बना होता है। ओके, तो नारियल की बात कर लो आप, पटसन की बात कर लो, जूट की बात कर लो, ये किसके बने होते हैं? आपके दृढ़ोत्तक के बने होते हैं। और हम बात कर लेते हैं नाशपाती। नाशपाती का जो तना है, नाशपाती नहीं, नाशपाती का तना जो है वो भी किसका बना होता है? आपका दृढ़ोत्तक या स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। अभी मैंने नाम लिया, दृढ़ोत्तक जो है दो प्रकार का होता है, एक तो फाइबर या तंतु, और दूसरा होता है कंटक कोशिकाएं जिन्हें स्क्लेरेट बोला जाता है। एक बार इनको और समझ लेते हैं। देखिए तो
दृढ़ोत्तक की बात कर रहे हैं। दृढ़ोत्तक फाइबर और स्केलेट दो प्रकार का होता है। फाइबर को हिंदी में बोल देते हैं तंतु। तंतु से थोड़ा याद करिए, तंतु कैसे होते हैं? तंतु होते हैं लंबे। कैसे होते हैं? लंबे और नुकीले और संकरे होते हैं। तो इनकी जो सेल्स होंगी, तंतुओं की सेल होंगी, वो लंबी होंगी, नुकीली होंगी और संकरी होंगी। नुकीली कैसे? जूट के जो रेशे देखे हैं आपने, जूट के फाइबर देखे हैं, उनको थोड़ा सा ऐसे हाथ पे चुभा करके देखिए। चुभेंगे वो क्यों? क्योंकि वो नुकीली कोशिकाओं के बने हुए हैं। ओके, ये जो फाइबर है ये परिपक्वता के टाइम पे, इनकी जो सेल्स हैं वो जब तक परिपक्व नहीं होती, मैच्योर नहीं होती, तब तक उन पे लिग्निन का इतना दबाव नहीं होता। तो कह सकते हैं वो थोड़ी बहुत जीवित होती है, उनमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। लेकिन जैसे ही परिपक्व होती हैं तो वो एक तरह से पूरी तरह से वो क्या है, मृत हो जाती हैं कोशिकाएं, और उनमें प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि परिपक्वता के टाइम पे इनकी जो सेल्स हैं उनमें से प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, और इनकी सेल्स कैसी हो जाती है? मृत। अभी हमने पढ़ा दृढ़ोत्तक कैसे हैं, मृत कोशिकाओं से बने हुए हैं। ओके, तो ये भी कैसे होंगे? मृत ही होंगे। इसके अलावा मैंने बोला कि इनमें लिग्निन का जमाव पाया जा रहा है, दोनों में ही पाया जाएगा, फाइबर हो या स्केलेट हो। अगर लिग्निन का जमाव पाया जा रहा है तो इसमें गर्त पाए जाएंगे। तो इनमें दो प्रकार के गर्त होते हैं, एक तो होते हैं सिंपल या सरल गर्त, एक तो होते हैं सरल गर्त और दूसरे होते हैं परिवेशित गर्त। इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट। सिंपल तो आपको पता है, ये मान लो, वैसे तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी फोटो, लेकिन इस टाइप का आपका फाइबर है। तो ये क्या है आपके बीच बीच में? ये गर्त है। बीच बीच में क्या है? यहाँ से तो ये जुड़ा हुआ है, बीच बीच में क्या है? ये गर्त है। ये नुकीले होते हैं इस तरह से, ये बीच बीच में गर्त है। ये तो कौन से हो? सिंपल। अगर यही गर्त कैसे हो जाए? धनुष की आकृति में हो जाए तो ये परिवेशित गर्त कहलाने लग जाते हैं। किस तरह से? इस तरह से ये गर्त हो जाए आपके, इस तरह से अगर ये गर्त हो जाए, ओके, इस तरह से गर्त हो जाए। धनुष की आकृति कैसी होती है? धनुष की आकृति यूं और इस तरह से। तो ये धनुष की आकृति के अगर गर्त हो जाए तो क्या कहलाते हैं? वो बॉर्डर्ड पिट या परिवेशित गर्त कहलाते हैं। इतना सा याद रखना। तो इनमें सिंपल या परिवेशित प्रकार के गर्त पाए जाते हैं। परिपक्वता के टाइम पे प्रोटोप्लाज्म नष्ट हो जाता है। कैसे हैं? लंबे हैं, नुकीले हैं और संकरे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ये तीन प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से? तो देखिए, एक तो पृष्ठीय है, दूसरा काष्ठीय और बास्ट फाइबर इनमें पाए जाते हैं। तीन प्रकार के। कौन कौन से? पृष्ठीय, इसको मैं रब कर देता हूं। तीन प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, एक तो पृष्ठीय, दूसरे काष्ठीय और तीसरे बास्ट। देखिए बास्ट जो नाम है ना, ये फ्लोएम में भी आएगा। जो फूड को प्रिजर्व रखते हैं, जो फूड को संग्रहित रखते हैं, सॉरी इकट्ठा करते हैं, उसको बास्ट बोलते हैं। ओके, तो बास्ट फाइबर मतलब ऐसे फाइबर जिनमें फूड पहले से एकत्रित होगा परंतु वो सूख चुका है। ओके, फाइबर बन चुके हैं, उनके रेशियो बन चुके हैं, तो वो फूड उसमें रखा रखा सूख गया, उसका कोई काम नहीं। तो अब उनको क्या बोल दिया? बास्ट फाइबर। ओके, देखिए पृष्ठीय का मतलब जिनके पृष्ठ पर लिग्निन का जमाव हो। कौन से हैं ऐसे? नारियल है, नारियल का खोल आपने देखा है, नारियल का जो ऊपर का खोखल होता है जिसको फोड़ के आप अंदर से नारियल निकालते हैं, वो क्या है? वो पृष्ठीय फाइबर का ही तो उदाहरण है। उसके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, उन बालों को हम निकालते हैं, वही तो क्या है? पृष्ठीय फाइबर है। वो तंतु कहलाते हैं ना, जो हम बाल हटाते हैं जो नारियल पे से, वही तो क्या है? पृष्ठीय फाइबर है। तो नारियल इसका उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा कपास आपने देखा है, कपास इसका उदाहरण हो सकता है। मैं रेड से क्यों लिख रहा हूँ? तो कपास इसका उदाहरण हो सकता है। ओके, तो नारियल हो गया, कपास हो गया। इसके अलावा काष्ठी की मैं बात करूँ तो काष्ठी में क्या हो सकते हैं? सरकंडा आपने सुना है, सरकंडा जिसको मुंज भी बोला जाता है, तो ये मुंज के रेशे भी हो सकते हैं। ओके, स्थानीय भाषा में मुंज को क्या बोला जाता है? सरकंडा। तो सरकंडे के जो रेशे होते हैं वो काष्ठीय होते हैं। अच्छा, इनको इंग्लिश में और बता दूं, पृष्ठीय को तो सरफेस फाइबर बोला जाता है, पृष्ठीय को क्या बोलेंगे? सरफेस फाइबर। काष्ठीय को बोला जाता है वुड फाइबर।
ओके, और बास्ट को तो बास्ट ही बोला जाएगा। तो देखिए पृष्ठीय जो है ये नारियल कपास में पाए जाते हैं, काष्ठीय मुंज या इसको सरकंडा भी बोला जाता है स्थानीय भाषा में, इसमें पाए जाएंगे। और आते हैं तीसरे बास्ट फाइबर, जो कि आपके जूट के फाइबर हो गए, पटसन के फाइबर हो गए, मैं लिख देता हूँ जूट के फाइबर, पटसन, इनके रेशियो होंगे फाइबर। इसके अलावा फ्लेक्स फाइबर, देखिए जूट पटसन आपको पता है, फ्लेक्स फाइबर बता देता हूँ मैं। आपने अलसी का नाम सुना, अलसी? अगर नहीं सुना तो एक बार अपने जनरल स्टोर पे जाकर पूछना अलसी क्या चीज़ है। तो अलसी जो है इसके पेड़ से भी फाइबर्स निकाले जाते हैं, तंतु या रेशे निकाले जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं? फ्लेक्स फाइबर कहलाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फाइबर या तंतु। किसका उदाहरण है या किसका प्रकार है? तो दृढ़ोत्तक का। इसके बाद आते हैं स्केलेड, गोल होते हैं ये इस तरह से, और इनमें बीच बीच में गर्त पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका में क्या है? लिग्निन का जमाव है, इस वजह से क्या पाए जा रहे हैं? गर्त पाए जाते हैं। तो ये क्या है आपकी स्केलेरिड। तो स्केलेरिड जो है, स्केलेरिड को हिंदी में कंठक कोशिकाएं भी कहा जाता है, कंटक नहीं, कंठक, कंठक कोशिकाएं भी कहा जाता है। कैसी होती हैं? छोटी होती हैं, गोल होती हैं, समान व्यास की होती हैं, ओके, और संकरी होती हैं। इनकी कोशिकाओं की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनको कंठक कोशिकाएं भी कहा जाता है। छोटी, गोल, समान व्यास की होती हैं, संकरी होती हैं। ये तो क्या है? तंतु। ये क्या है? कोशिकाओं है, दृढ़ोत्तक की कोशिकाएं हैं। अब देखिए इन कोशिकाओं में सवाल क्या पूछा जाता है कि गर्तों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो गर्तों की संख्या स्केलेरिड या कंटक कोशिका में सबसे ज़्यादा होती है, गर्तों की संख्या। इतना सा आप याद रखें। ओके, तो गर्तों की संख्या स्केलेरिड में ज़्यादा होती है, और बास्ट फाइबर, कास्टीय फाइबर, पृष्ठीय फाइबर ये फाइबर तंतु के उदाहरण हैं, इस तरह के या फाइबर तंतु के प्रकार हैं। ओके, तो यहाँ अपन वीडियो को करते हैं स्टॉप।